PSE 143 चैप्टर नंबर 14 या चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 14 क्षेत्र और जनजाति। क्या हमें देखना है? इसमें क्षेत्र और जनजातियों को देखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा, सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट सेक्शन को ही करना रहेगा। तो इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें जो करना है 14.3 भारत में जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण कैसे है भैया, कि अलग अलग जो जनजातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से वहाँ पर वितरित है, उनको देखना है। और 14.4 भारत में जनजातियों और राजनीति, यानी जनजातियों की राजनीति किस प्रकार से रही है। इन्हीं दो पॉइंटों को देखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14.3 और 14.4। ठीक है, भारत में अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन सी, जनजातियों को भी देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते जनजातियाँ कैसे हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन देखो, जनजातियाँ कौन है पहले तो पता है भाई, जनजाति कौन है। जनजातियों को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, यानी जो जनजातियाँ हैं हम उनको विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्रकृति के नज़दीक रहने जो जनजातियाँ क्या रहती हैं, जो प्रकृति के नज़दीक रहती हैं। वनस्पति संसाधनों पर निर्भर रहती हैं। क्या रहती हैं? ज़्यादातर ये रहती है भैया जंगलों में रहती हैं या वनस्पतियों पर इनका क्या रहता है, निर्भरता रहती है। ठीक है, हाँ हेलो बोलो। प्रकृति के नज़दीक रहती हैं, वन और प्राकृतिक संसाधनों पर इनकी निर्भरता, यानी जंगलों में रहती हैं और वहीं के भाई वहीं खेती करती हैं, फल फूल या जो जंगल में रहते हैं उन्हीं के संसाधनों पर निर्भर रहना। विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाएं, यानी ये जो जनजातियां होती क्या होती हैं, इनकी विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाएं होती, प्रथाएं होंगी और रीति रिवाजों को माने। ये कहते हैं कि इनकी विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं, इनकी रीति रिवाजों को माना, जैसे भोजन की आदतें, गाना, कपड़े पहनना, तौर तरीके, विवाह रीति रिवाज, लिंग संबंध, पारिवारिक मुखियापन, इस प्रकार की यानी जनजातियां क्या होती हैं, इनमें हम कुछ इस प्रकार की होती हैं भैया। क्या रहेंगी? ज़्यादातर जंगलों में रहती हैं, प्रकृति के नज़दीक हैं, वनों में रहती हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर इनकी क्या है, निर्भरता हमें ज़्यादा दिखाई देती है। प्राकृतिक प्रथाओं को मानती हैं, रीति रिवाजों को मानना है, जैसे भोजन है, भोजन की आदतें हो, गाने हो, कपड़े हो, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनमें बदलाव होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो जनजातियों की पहचान को जाति और वर्ग से अलग करती हैं। क्या कहती हैं? जनजातियों की पहचान है जो इनको जाति और वर्ग से क्या करती हैं, अलग करती हैं, यानी जाति से और वर्ग से क्या है, अलग हैं। गैर जनजातीय समुदाय की तुलना में जनजातियों में अधिक लिंग और सामाजिक समानताएँ पाई जाती हैं, यानी गैर जनजातियों के समुदाय में जैसे लिंग और सामाजिक समानताएँ पाई जाती हैं। इसलिए इनकी विशेषताओं पर भी सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, यानी कहते हैं इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इनके सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हमें पड़ता है। भारत में जनजाति जनसंख्या की भिन्न श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्वी भारत में जनजातियां देश के अन्य हिस्सों में पाई जाती हैं, यानी जो हमारे देश में जनजातियां हैं पूर्वोत्तर के भागों में ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के बीच अंतर, यानी कहते हैं ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ तक कह सकते हैं एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली, यानी एक ही क्षेत्र में जो जनजातियाँ हैं उनमें क्या होती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र में रहने जनजातियों के बीच अंतर बहुत पाया जाता है, जनजाति में अंतर बहुत ज़्यादा है। भारत में जनजाति जनसंख्या की पहचान दो धारणाओं पर आधारित है, यानी जो जनजाति की जो पहचान है हम उनकी दो अवधारणाएं कौन कौन सी है। एक है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल चलता था वहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक राज की धारणा। दूसरी है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भाई जब यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल चलता था उस समय की जो धारणा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो धारणा, यही दो धारणा है। पहली धारणा जनजातियों को एक प्रकार से देखती है, यानी पहली जो धारणा है वो जनजाति को एक प्रकार से देखती है या उन्हें एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मानती है, यानी खासकर उनके जीने के तौर तरीके समाज की मुख्य धारा से बाहर होने का। जबकि दूसरी धारणा एक विकासवादी परिप्रेक्ष्य को मानती है, जो जिसके अनुसार जनजातियों को समुदाय के रूप में देखा जाता है, जो कि समुदाय के अन्य वर्गों से काफ़ी पीछे हैं। अगर देखो जनजातियाँ क्या है, समुदाय के क्या है, इनके विकास के आमतौर पर अगर देखें तो आमतौर पर मुख्य धारा के संदर्भ में उन्हें विकास के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि इन्हें भी विकास करने के लिए उनका समावेशी करने की आवश्यकता हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्यों में अगर देखें जनजाति जो है प्रशासनिक और कानून, यानी जो जनजातियाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जनजातियों को क्या हुआ, इनको अगर देखोगे प्रशासनिक कह सकते हैं प्रशासनिक और कानूनी रूप से इनको क्या मिलती है भाई, पहचान मिलती है। भारतीय के संविधान के अनुसार उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग में क्या है, जो हमारे देश में जनजातियां इनको किस में तो रखा गया है, एसटी वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया।
भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उन क्षेत्रों को बताया गया है जिनमें अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकांशतः जनजातीय आबादी रहती है, यानी किन किन क्षेत्रों में अधिकांशतः जनजातीय आबादी रहती है उनको बताया गया। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 1 और 244(2) में चिन्हित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में 25 जनजातियों को यानी क्या है, हमारे संविधान में कितनी 25 जनजातियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि वह किसी समूह या जनजातीय समुदाय या ऐसे जनजातीय तथा जनजातीय समूह का है जिन्हें जनजातियों के बोलिए यहाँ पर जनजातियों की जो बात है, जनजातियों के लिए क्या भाई संविधान में भी कानून बना है और जनजातियों को भारतीय संविधान में एसटी वर्ग में जोड़ा गया है, जिन्हें जनजातियों के समूह के हिस्से के रूप में अनुसूचित जाति के रूप में किया गया। उन्हें अनुच्छेद 242 के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति यानी एसटी के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान में सरकार द्वारा वित्त पोषण संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में जनजातियों के लिए 7% सीटें का, यानी जो हमारी जनजातियाँ हैं, जनजातियों को कितना परसेंट आरक्षण है, 7% आरक्षण दिया गया। जो अनुसूचित जनजाति है उसको कितना आरक्षण है, 7%। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा स्वतंत्रता भारत में जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान भी किए गए हैं। अब बात है भारत में अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं। अब देखेंगे भारत में अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं। देखो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 700 अधिक जनजातियां, यानी हमारे देश में अगर बात करोगे कितनी हैं, 700 से अधिक जनजातियां हैं, जो लगभग भारतीय जनसंख्या का लगभग कितनी है, 9% है। यानी 9% हमारे देश में क्या जनजातियां 700 से अधिक हैं और देश का अगर जनसंख्या की बात है 9% है। उन्हें विशेष प्रावधान के तहत नीतियों का लाभ उठाने का अधिकार है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक पहचान को बताता है। उनके कल्याण के लिए कई सारी सकारात्मक नीतियां चलाई जाती हैं जनजातियों के लिए। भारत में जो जनजातियां होती हैं उनके अधिकांश संकेतों के मामले में हाशिए पर हैं। जनजातियों की आबादी बड़े हिस्से वाले क्षेत्र में अभी भी, यानी कह रहे जो अभी जनजातियां हैं, जनजातियां अभी भी हाशिए पर है। अभी भी जनजातियों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। अभी भी जो हमारे देश में जो जनजातियां हैं ज़्यादातर क्या है, पिछड़ी हुई हैं। क्या है, अभी तक ज़्यादातर जो जनजातियां क्या हैं वह पिछड़ी हुई या क्या है, अविकसित हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में उनकी स्थिति विशेषता व्यापक रूप से गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, स्वास्थ्य की अनुसुविधा तक उनकी पहुंच की कमी है। यानी जो जनजातियां हैं उन तक कह सकते हो भैया उनमें क्या है, गरीबी है, कुपोषण है, निरक्षरता है, स्वास्थ्य है और अन्य सेवाओं तक क्या उनकी पहुंच की कमी है। अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के अनुसार 2016-17 में ग्रामीण इलाकों में लगभग 47% जनजाति संख्या गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 33% की तुलना में अधिक है। यानी जो जनजातियां हैं बहुत ज़्यादा गरीब है, ज़्यादातर क्या रहती हैं भैया, गांव में रहती हैं। इस मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार 9.4% एसटी जनसंख्या भूमिहीन है। यानी जो जनजातियां उनके पास बहुत ज़्यादा भूमिहीन है, यानी उनके पास ज़मीन भी नहीं है, जबकि यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर 7.4% है। एसटी की शिशु मृत्यु दर भी 35% है। जीवित मृत्यु दर भी राष्ट्रीय से ज़्यादा है। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 59% है, जबकि देश की साक्षरता 53% है। 1951 से लेकर के 1990 के बीच जनजातियों का 40% जनसंख्या विस्थापित है। यानी जनजातियाँ जो ज़्यादातर क्या हो गई, विस्थापित है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन इनका ज़्यादा है। विस्थापन कम, यानी जो जनजातियां हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जा रही हैं या जनजातियों का विस्थापन क्यों होता है, उसका कारण क्या है। पहले रीजन में क्या है, जैसे विकास नहीं है, अस्थिर विकास होता है, विकास के लिए दूसरी जगह पर जाती हैं। बांध निर्माण कई जगह पर क्या होता है, बांध बनते हैं तो इनको हटाया जाता है। उद्योग खनन, कई बार जो उद्योग के लिए खनन किया जाता है जनजाति को विस्थापन होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जब कहीं पर वन्य जीव अभ्यारण्य बनते हैं जंगलों में तो इनको भी जनजातियों को क्या होता है, हटाया जाता है। केवल आधे से थोड़ा अधिक क्या कर रहे हैं, केवल आधे से थोड़ा अधिक विस्थापित आबादी का पुनर्वास, यानी जो जनजातियां उनका तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन तो होता है, लेकिन उनका जो पुनर्वास है वो बहुत कम हो पाता है। अनुसूचित जनजातियों की कार्यदल यानी वर्क फोर्स में भागीदारी 60% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 53 से अधिक है। हालांकि यह ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र है। जो जनजातियां हैं यह ज़्यादातर किस में काम करती है, असंगठित जो क्षेत्र है,
जहां पर किसी भी प्रकार की कोई रोजगार की सुरक्षा नहीं है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये आंकड़े भारत की जनजातियों की स्थिति के बारे में व्यापक तस्वीर पेश करते हैं। यानी अभी जो हमारे देश में जनजातियां भाई मेरे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी भी उनके क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, संसाधनों की कमी है, अशिक्षा है, निरक्षर ज़्यादा है, अनपढ़ बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी जनजातियों में अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जिसको देखते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा 14.4, भारत में जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण, यही इंपॉर्टेंट है इसमें जिसे हमें देखना है। देखो, भौगोलिक संरचना के आधार पर भारत में कई क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें, अगर भारत की ज्योग्राफी देखें तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारत में कई क्षेत्र हैं। भारत के सभी राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। देखो, भारत के हर राज्य में जनजाति नहीं है, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है, दिल्ली में थोड़ी जनजाति है, पंजाब में थोड़ी जनजाति है, राजस्थान में थोड़ी जनजाति है। यही कह रहे हैं कि भैया भारत के सभी क्षेत्रों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई कारकों के विकास और संरचना के आधार पर विभेद किया जाता है। यानी कहते हैं भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, सामाजिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे, भाषा के आधार पे, सभी क्षेत्रों को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या उनमें विभेद यानी क्या कर सकते हैं, अंतर किया जा सकता है, विशेषकर उनके विकास के आधार पे। यानी देश के जितने भी भाग हैं, देश के जितने भी राज्य हैं, उनको भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और कह सकते हैं विकास के आधार पे हम क्या करते हैं, उनको बांट सकते हैं या उनको विभाजित किया जा सकता है, जिसमें हम क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं, विशेषकर उनके विकास के स्तर पर विकसित हैं, अविकसित हैं या कम विकसित हैं, उसके तौर पर उनकी पहचान की जा सकती है। इसी क्षेत्र के तहत भीतरी क्षेत्र में विकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रों की पहचान की जाए। कुछ लोगों के अनुसार कम विकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों की आंतरिक कॉलोनी के रूप में वर्णित, जो कम विकसित क्षेत्र हैं वह जो विकसित क्षेत्र हैं वो एक प्रकार से उनको कॉलोनी के रूप में वर्णित किया गया है। इसी तरह कम विकसित क्षेत्र राज्य के भीतर या देश के विकसित क्षेत्रों की कॉलोनी के रूप में वर्णित हैं। किसी क्षेत्र के विकास का स्तर जहां पर स्थिर राज्य स्थिर है, उसी राज्य के विकास का संकेतक है। भारत के कुछ राज्यों में विकास क्षेत्र तथा कुछ पिछड़े क्षेत्र, यानी देखो आज हम भारत के जितने भी क्षेत्रों की बात करें तो किसी राज्य में कोई क्षेत्र बहुत विकसित है या किसी राज्य में जो क्षेत्र वो ज़्यादा विकसित नहीं, यानी दोनों प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। जनजातियों के विशेष संदर्भ में जनजातियों के ज़्यादातर क्षेत्र क्या है, वहाँ पर कम विकास हुआ। यानी अगर बात करें किसी भी राज्य में अगर जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, जनजातियों के ज़्यादातर क्षेत्र वहाँ है जहाँ पर कम विकास हुआ है। जनजातियां जहां पर रहती भैया वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, कम विकास हुआ। किसी भी राज्य में जनजाति रहती है या भौगोलिक तौर पर एकदम परिधि है, यानी एक प्रकार कटा हुआ इलाका जैसा वहां पर रहती हैं। ठीक है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश यानी लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 60% है। यानी कह सकते हो कहां पर, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली, यहाँ पर जनजातियाँ लगभग 60% है। यहाँ की जितनी आबादी है उनकी लगभग 60% जनजातियाँ रहती हैं। यानी यहाँ इन राज्यों में कह सकते हो कि जनजातियों के जो परसेंट है बहुत ज़्यादा है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की विविधता को देखते हुए कई विद्वानों ने उन्हें विभिन्न मापदंड, यानी कहते हैं भारत में जो जनजातियों की विभिन्नता है उसको देखते हुए कई विद्वानों ने उन्हें कई वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे आर्थिक आधार पर, यानी जनजातियों को हमको किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, आर्थिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पे, भाषा तथा संस्कृति के आधार पे उनको वर्गीकृत करते हैं। इनमें से एक वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों में फैले हैं, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से हमें फैले हुए दिखा। समाज साथी एसबी गुहा ने भारत में जनजातियों की भौगोलिक वितरण को समझाने के लिए, यानी जो एसबी गुहा है उन्हें भारत में जनजातियां किस प्रकार से कौन कौन फैली हुई हैं उसको उन्होंने क्षेत्रीय वितरण को 3 क्षेत्र, यानी जो क्षेत्रीय भारत में जो जनजातियों का क्षेत्र है वह 3 प्रकार के क्षेत्र हैं जो उन्होंने बताया। पहला क्षेत्र क्या है, उत्तर पूर्वी जोन। देखो उत्तर पूर्वी जोन, सुनो मेरी बात, उत्तर पूर्वी जोन का मतलब होता है जो हमारा पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी जोन। पहला क्षेत्र कौन सा है जिनमें हम जनजातियों को बांटना है, कौन सा हमारा जोन है, उत्तर एवं उत्तर पूर्व जोन क्षेत्र। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी जनजाति है, खासी, गोरो, नागा, लोपचा जैसी जनजातियां कहाँ पर हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में जनजातियां निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में वह जनजातियां हैं जो कश्मीर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग एवं पंजाब का पूर्वी हिस्सा है। इन क्षेत्रों की जनजातियां ज्यादातर कृषक कार्य में, यानी पूर्वोत्तर में कौन कौन सी भैया जनजाति, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी है, गोरो, खासी, नागा, क्योंकि नागालैंड है ना तो यह ध्यान रखना, गोरो, ठीक है, गोरो, खासी,
लोपचा जैसी एक जनजातियों के नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ जाति होती है वैसे जनजातियों के नाम है, गोरो, खासी, ठीक है, जनजातियाँ। ये जनजातियाँ किन किन राज्यों में है? असम में है, मेघालय में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जनजातियाँ ज़्यादातर क्या हैं? कश्मीर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब का पूर्वी हिस्से के रूप में है। ये जो देखो उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य वहाँ पर जनजातियाँ जो हैं, ये ज़्यादातर जो जनजातियाँ क्या है? कृषि कार्यों में लगी यानी खेती करती हैं जनजातियाँ। अगला जो हमारी कौन सी जनजातियाँ हैं? सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन समझते हो क्या? सेंट्रल जोन हमारा क्या है? बीच का जो इलाका है, जैसे यूपी, विशेषकर बिहार के इलाके, झारखंड का इलाका और मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़ के इलाके, इन इलाकों में यानी सेंट्रल जोन। अगला मध्य बीच का जो हमारा देश है, वहाँ पर कौन कौन सी जनजाति? सुनो, यह मध्य जोन कहलाता है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से गोरो पहाड़ियों तथा राज पहाड़ियों से अलग है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक फैला है, यानी जो मध्य है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्रों की प्रमुख जनजातियां गोंड, भील या मुंडा जनजातियां, ये भी कृषि एवं व्यवसाय से संबंधित, यानी कह सकते हैं मध्य जोन में कौन कौन से प्रदेशों की जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, उत्तरी महाराष्ट्र और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश। यानी मध्य यानी सेंट्रल जोन में जो जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां हैं? गोंड, भील या मुंडा, ये जनजाति, ज्यादातर गोंड और भील ही लिख देना, यही दो जनजातियां खासकर हैं मध्य जोन में। अगला है हमारा दक्षिण के जोन में, ठीक है। अगला कौन से जोन में है? दक्षिण क्षेत्र को, दक्षिण जोन है। देखो दक्षिण क्षेत्र में जनजातियां कौन कौन सी हैं? जैसे दक्षिण छोर की जनजातियां, देखो दक्षिण छोर में यानी दक्षिण के हमारे राज्य साउथ के कौन कौन से स्टेट? देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और कोचीन यानी केरल यानी कोची का जो शहर है, ठीक है। इन क्षेत्रों में जनजातियों में टोडा, चोचस या पनियान या कुरुबा आदि शामिल हैं। ये आबादी बड़े पैमाने पर शिकार करती है, यानी कह सकते हो जो दक्षिण में जाते हैं। अब दक्षिण की जो जनजाति है तो क्या है? शिकार करती हैं। किसका? मछली का पकड़ती हैं। अरे भाई समुद्री इलाका तो मछली पकड़ेंगे ना। अब जैसे तमिलनाडु में है, ठीक है, या केरला में है, यहाँ की जो जनजातियाँ, यहाँ की जनजातियाँ क्या करती हैं भाई? ये क्या करती हैं? मछली का शिकार करती हैं, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में। कुछ आदिम जनजातियाँ जैसे गदार है या मालदान है, या ये जनजातियाँ क्या है? आदिम जातियाँ हैं। ये पर्वतमाला यानी जंगलों में निवास करती हैं। क्या करती हैं? जंगलों में निवास करती हैं। जंगलों में सबसे अधिक विश्व की आर्थिक रूप से, यानी कह रहे हैं जंगलों में विश्व की सबसे आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजातियाँ मानी जाती हैं। यानी जो जनजातियाँ जंगलों में रहती हैं वह सबसे ज़्यादा पिछड़ी मानी जाती हैं। इस वर्गीकरण के अलावा देखो, इस वर्गीकरण के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ की जनजातियाँ अंडमानी, कोबरी, जरावा, ओग शामिल है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में, संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में इनके लिए विशेष प्रावधान है। ये जितनी भी जनजातियाँ जहाँ जहाँ पर रहती हैं, जो इनकी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हैं, जैसे यहाँ पर एक तालिका बनाई गई। तो आंध्र प्रदेश में जो जनजातियाँ, देखो आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं? तो कुछ आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, जो नाम, ठीक है, विजयनगर, महबूबनगर या पश्चिम केरल के कुछ अनुसूचित मंडल है। यानी आंध्र प्रदेश में क्या है? ये आदिवासी के इलाके हैं, यहाँ पर जनजातियों के इलाके हैं, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ये क्या है? यहाँ पर जनजातियों के मुकाबले हैं आंध्र प्रदेश में। अगला चलते हैं झारखंड में। झारखंड में कौन कौन से जिले जहाँ पर जनजाति है? दुमका, देवगढ़, रांची, ठीक है। इस यहाँ पर जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जिले हैं ये जनजातियों की ज़्यादातर। झारखंड में भी दुमका है या देवगढ़ है, साहबागंज है, यहाँ पर अगर देखो जनजातियाँ जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। रांची, जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ पर भी ज़्यादातर जातियाँ पाई जाती हैं। जो मुख्यतः जो आपको याद रहेगा उनको ही लिखना है, तो सब तो याद नहीं रह सकता। जो याद रहेगा, जिनको तुम याद कर सकते हैं, जैसे देवगढ़, रांची, दुमका, जो याद हो सकता है, 3-4 इसमें याद कर लेना, कोई भी 3-4 आपको याद कर लेना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? जैसे बस्तर, क्योंकि बस्तर याद रहे, बिलासपुर, बस्तर, बिलासपुर, रामगढ़, रायपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, बस्तर तो वैसे ही आपको याद होगा, बिलासपुर या
सरभुजा, सरभुजा एक कार्य यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। तो जो जो आज हिमाचल में कौन कौन सी हैं, ठीक है, हिमाचल में देखो, हिमाचल में देखोगे तो देखोगे जैसे किन्नौर, पिलांग या चंबा, यह एक तहसीलों में जो कुछ जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखोगे धार है, धार का लिख लेना, बैतूल का है, मुरैना की कुछ जनजातियां हैं, झाबुआ, ठीक है, झाबुआ, धार, ठीक है, एक कुछ कुछ ही लिखना है। देखो झाबुआ एक हो गया जो याद रखना, धार मध्य प्रदेश का इलाका वो याद हो जाएगा, धार है। दूसरा आप इसमें खांडवा, खंडवा का याद कर लेना, बैतूल, बैतूल है, बैतूल में भी बहुत जनजाति हैं, मुरैना भी जनजातीय समूह। एक मध्य प्रदेश कुछ जो इलाके याद हो जाए उन्हीं को देखना, ठीक है, ऐसा नहीं सारे। अगला गुजरात में करते हैं, गुजरात में अगर देखोगे सूरत, भड़ौच, बोलिए बोलिए, गुजरात में क्या है, सूरत है, भड़ौच है। जो जो डिस्ट्रिक्ट याद हो जाए उनके, सभी नहीं, जो आपको तुम्हें पता है, सूरत लिखना भाई, भड़ौच कर लेना, जो सबरकांठा जो आप जो जो याद हो जाए, सूरत भड़ौच दो ही याद कर लेना, सूरत वैसे भी याद रहेगा, भड़ौच है, बाकी जो जो डिस्ट्रिक्ट आपको याद होते हैं उनको ही लिखना। ऐसा नहीं कि सूरत के जितने लिख रखे सारे इलाके आपको पता ही नहीं चाहिए, जो इलाके आपको याद हैं, सूरत गुजरात में सूरत है, भड़ौच है, या जो जो याद हो दो ही याद कर लो बेसिकली सबका, ठीक है। महाराष्ट्र में थाने, नासिक, ठीक है, अहमदनगर या अमरावती, सारे नहीं, गढ़चिरौली नहीं, जो या जो जो याद रहे, जो जो इलाके तुमको याद हैं, जो फेमस इलाके हैं, जो वैसे प्रसिद्ध हैं, थाने, नासिक, अहमदनगर, अमरावती, बस इतने ही, सारे नहीं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कुछ चीज याद है, जैसे उड़ीसा की अगर मैं बताऊं, उड़ीसा में कौन कौन सी जहाँ पर ज़्यादा जनजाति है, जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, जो आपको याद करना है, बालासेर, ठीक है, या सुंदरगढ़, दो तीन इलाके जरूर आपको पता नहीं है। रायगढ़, देखो उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में जैसे सुंदरगढ़ है, रायगढ़ है या बालासेर है, ये तीन याद कर लें। कालाहांडी थोड़ा याद रहेगा क्योंकि कालाहांडी शब्द भी सुना होगा, तो इसमें कालाहांडी, कालाहांडी, बालासेर, सुंदरगढ़, रायगढ़, ये कुछ याद कर लें। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी जातियों की याद करोगे, इसमें देखो राजस्थान में कहाँ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिर्फ यही दो ही याद करो, ठीक है। बांसवाड़ा कर सकते हो कोई नहीं, जो तुम्हें याद हो जाए, जो पता रहे, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, या ठीक है, जो दो ही तीन यार, मिनिमम तीन तो पता ही होनी चाहिए, दो मिनिमम, दो ज़्यादा से ज़्यादा तीन, दो तो पता ही होनी चाहिए कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। ये जनजातियों का यही रहा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो जो क्षेत्र इंपॉर्टेंट, जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यही इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। फिर अगर हम बात करें 14.4, ठीक है, अगर हम देखें 14.4 तो मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं कि आपके एग्जाम में 14.4 पूछा जा सकता है या आ सकता है। जनजाति और राजनीति क्या है, यानी जनजातियों को लेकर के हमारे देश में किस प्रकार की राजनीति रही, ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों की विशिष्ट विशेषताएं, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन है, ये विशेषताएं विकास से संबंधित कारक हैं। इसके प्रचुर कुछ मुद्दे उभर कर सामने आए हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और दोहन से हैं, जैसे कि खनिज, खदान, वन या जनजातियों के उनके निवास स्थान से विस्थापित करने वाले कारक हमें दिखाई देते हैं, प्रमुख कारण बने हैं। उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं अपनी पहचान में भी बदलाव आया है। इसने जनजातियों के भीतर अलगाव पैदा किया है। देश के भीतर क्षेत्रों में ऐसी भावना का तात्पर्य है कि अन्य की तुलना में जनजातियां बहुल क्षेत्र में वंचित हैं, यानी ज़्यादातर जो जनजातियां क्या हैं वह क्षेत्रों से वंचित, ज़्यादातर वंचित हैं। आज़ादी के बाद भी अवधि में ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बन गए, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों को लामबंद, यानी जो जनजातियां हैं एक प्रकार से, जिस प्रकार से अगर देखोगे जो जनजातियां एक प्रकार से उनका दमन है, शोषण है, उनके क्षेत्र विकसित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, या पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कह सकते हैं कि अगर बात करें तो ये जो मुद्दे हैं इनको एक प्रकार से राजनीतिक रूप से इनको लामबंद करने से संबंधित है। सापेक्ष यानी अभाव है विशिष्ट पहचान तथा इनके जैसे बात करें, जैसे इनके रीति रिवाज हैं, इनकी परंपराएं हैं, जीवन पर्यटन है आदि परंपरा परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों की लामबंदी हुई है। वह पर्याप्त
उपायों की मांग करती हैं ताकि उन्हें विकास के अवसर, यानी जो जनजातियां हैं एक प्रकार से जनजातियों को लामबंद किया गया है और जनजातियां भी अवसरों की मांग करती भैया उनका भी विकास हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनमें भी शिक्षा का रोजगार की बढ़े, वो भी क्या हमेशा जंगलों में थोड़ी बसे रहेंगे, तो वो भी अवसर की मांग करते हैं। उनकी लामबंदी के स्तर पर दूसरे इनके यानी जो जनजातियों की लामबंदी है दूसरे क्षेत्रों से थोड़ी हमें भिन्न दिखाई देती है। उनकी लामबंदी के पैटर्न में बदला, खासकर उनके मुद्दे अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी जो जनजातियां हैं उनके जो मुद्दे हैं उनके जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग विशेषता रखते हैं। जैसे इनको लामबंदी के तरीके क्या हैं, जनजातियों को कैसे लामबंद किया जा रहा है, ठीक है। देखो इनको आंदोलनों के जरिए लामबंद किया गया है, बहुत सारे आंदोलन जनजातियों को लेकर के उन आंदोलनों के जरिए। देखो जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे मध्य भारत एवं अन्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय आबादी में आने वाले मुश्किलों को उजागर किया गया, यानी जनजातियों को किस प्रकार से मुश्किलें आ रही हैं, यानी कह सकते हो जनजातियों को किस प्रकार से मुश्किलें आ रही हैं, इनको लेकर के आने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखकर इनको उजागर किया गया तथा इनके लिए आवाज उठी है। राजनीतिक दल, नागरिक समाज संगठन और छात्र संगठन इसे लामबंदी, यानी जनजातियों को कौन लामबंद कर रहा है भैया, राजनीतिक दल, नागरिक संगठन तथा छात्र संगठन क्या कर रहे हैं, जनजातियों को लामबंद, और जनजातियों को बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से जनजातियों की जिस प्रकार से मुश्किलें आती, समस्याएं आती हैं उनको उठाकर इनको लामबंद किया है। विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों की राजनीतिक लामबंदी के पैटर्न अलग हैं जो पूर्वोत्तर भारत में तथा मध्य भारत से हैं। भारत में जनजातीय आंदोलनों की प्रकृति को समझने के विशेषकर आज़ादी के बाद के काल में जनजातियों ने कुछ प्रकार के आंदोलन में, अब देखते हैं जनजातीय आंदोलन की विरासत क्या है, यानी जनजातियों ने किस प्रकार के आंदोलन किए, देखते हैं ये भी रहेगा। जनजातीय आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक काल, यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल था भैया वहीं से जनजातियां जो हैं वह आंदोलन कर रही हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें भारत में आंदोलन अधिक संगठित, नहीं जो जब अंग्रेजों का टाइम था तो जनजातियों का आंदोलन फिर भी होता था, हमारा देश आज़ाद हुआ अभी भी जनजातियां आंदोलन करती हैं, लेकिन पहले की तुलना में जो जनजातियां अधिक सशक्त हो गई हैं, अधिक संगठन हो गए हैं, यानी ज़्यादातर संगठित हैं। इसके लिए उनके आर्थिक अभाव तथा वन अलगाव जैसे कुछ प्रमुख मुद्दे बन गए, यानी वन को लेकर के उनका एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। औपनिवेशिक काल के दौरान देखो, औपनिवेशिक काल के दौरान जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक कार्रवाई के लिए लामबंद है, यानी जिस प्रकार से जैसे पेड़ों की कटाई हो रही, जंगलों की कटाई हो रही, इनको लेकर के जनजाति बहुत ज़्यादा आंदोलन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से जनजातियों ने राजनीतिक आंदोलन में जमींदारों के खिलाफ, यानी जो जनजातियां हैं जिस प्रकार से जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ हैं, ज़्यादातर जो जनजातीय आंदोलन है क्या है, जमींदारों को लेकर के, ठीक है। हेलो 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 आंदोलन सबसे पहले जमींदारों के खिलाफ हुए भैया इनके आंदोलन। इसके अलावा भूमि एवं जंगलों पर क्या, इसके अलावा भूमि एवं जंगलों पर जनजातियों के अधिकार, यानी जो जनजातियां हैं वह भूमि पर और जंगलों पर अधिकार की मांग करती हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा आंदोलन किए हैं। A.K. सिंह 1986 में जनजातीय आंदोलन को स्वतंत्रता के पूर्व काल में, यानी जो A.K. सिंह है उन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जनजाति का आंदोलन को उन्होंने 4 भागों में बांटा है कि जनजातियाँ किस लिए आंदोलन कर रही हैं, कृषि, यानी पहला तो भैया खेत ओत के लिए, यह कह सकते हैं कि जल जंगल जमीन के लिए हो रहा आंदोलन, संस्कृति के लिए सांस्कृतिक कारण, दूसरा सांस्कृतिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण है के अनुसार। जनजातीय आंदोलन में सामुदायिक चेतना काफ़ी मौजूद है, जो जनजातीय जो आंदोलन में क्या है, सामुदायिक चेतना का काफ़ी विकास हुआ है, सामुदायिक चेतना काफ़ी बढ़िया है। वह कृषि एवं वन पर आधारित, यानी जो जनजातियां हैं वो क्या है, ज़्यादातर भाई कृषि पर रिलेट करती हैं। तो भाई मेरे जंगल जब कटेंगे, जंगल काट के तुम फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ, जनजाति वाले आंदोलन तो करेंगे ही, ठीक है। तो जनजाति जो है भैया कृषि पर और जंगल पर बहुत आधारित है। अब भैया जंगल काट के तुम वहां पर मॉल बनाओगे, कंपनी लगाओगे तो जनजाति वाले मानेंगे, आंदोलन करेगा वो, तो वही हो रहा ना। यानी भाई कृषि और वन को लेकर के वो ज़्यादातर उन्होंने वही आंदोलन किया, उनके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। देखो जनजाति के जो लोग हैं, जंगल ना कटे, यानी जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करेगा वो। दूसरा अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, यही 2 मेन मकसद है जनजातियां चाहती हैं जल जंगल जमीन बचा रहे। दूसरा उनका क्या मकसद है भाई, हमारी सभ्यता संस्कृति जो कल्चर है उसमें उनमें किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो, यानी अपनी संस्कृति सभ्यता कल्चर को बचाने के लिए और जल जंगल जमीन बचाने, यही 2 चीजें को उन्होंने जिंदगी भर आंदोलन किया है। चाहे अंग्रेज थे तब भी उसी के लिए किया उन्होंने लड़ाई की, और आज भी स्वतंत्र भारत हो गया तब भी इसीलिए लड़े। तो जनजाति के जो मुद्दे हैं, जो आंदोलन है, यही बेस है जनजातियों का जो बेस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया,
ठीक है, कृषि और वन आधारित आंदोलन में ज़्यादा है तथा नृजाति और संस्कृति चरित्र को लेकर के उन्होंने ज़्यादातर आंदोलन किए। जैसे एक बात करो, जनजातियों में एक काफ़ी बड़ा नाम है, बिरसा मुंडा का नाम सबने सुना होगा। अगर काफ़ी आप अगर उस इलाके से अगर आप आते, बिहार और झारखंड से इलाके से अगर कोई आता होगा तो बिरसा मुंडा को, यानी बिरसा मुंडा का इसमें जरूर है, क्योंकि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या होता है, आंदोलन हुए थे और शायद बिरसा मुंडा को एक प्रकार से जो वहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर देखोगे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वहाँ पर काफ़ी आंदोलन है। भारत में जनजातीय आंदोलन में ब्रिटिश औपनिवेश काल के दौरान जनजातियों ने औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेज थे उस टाइम बिरसा मुंडा का नाम था, उन्होंने यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी भाई बिरसा मुंडा ने जनजातियों को लेकर के। ठीक है, औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पश्चिम बंगाल में भी अनेक आंदोलन हुए। जनजातीय समुदाय ने साहूकारों और बाहरी लोगों द्वारा उनकी जमीन हड़पने के खिलाफ आंदोलन किया। क्या कर रहे हैं, जो जनजातियां हैं वह साहूकारों के खिलाफ और जो बाहरी लोग उनकी जमीन हड़प रहा था उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया है, आंदोलन किया। और शोषण के विरुद्ध, किसके शोषण के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भी उन्होंने क्या किया है, आंदोलन। कई उदाहरणों में जनजातियों ने तर्क दिया है कि उनकी समस्या का हल तभी संभव है जब उन्हें शासन करने, यानी जनजातियां कहती हैं कि जनजातियों की जो समस्या है उनका हल तभी संभव होगा जब उनको शासन करने का अधिकार हो, उन्हें स्वायत्ता और खुद के लिए, यानी उन्होंने स्वायत्ता के लिए और क्या कहें, खुद के लिए अलग राज्य की कई बार मांग की है। 1930 में राज्यपाल सिंह के नेतृत्व में जनजातीय राजनेताओं ने साइमन कमीशन के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अलग राज्य की मांग को, यानी जो जनजातियां थी जब साइमन कमीशन आया था तभी भी उन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी थी। ठीक है, अलग जनजाति की उन्होंने मांग की थी, जिसमें अलग राज्य की मांग को जनजातियों ने किया कि छोटा नागपुर और संथल परगना के दक्षिण बिहार से संबंधित है। अलग राज्य की मांग आज़ादी के बाद भी लगातार जारी रही उनकी। ठीक है, यानी जनजातियां जो हों जो इसलिए आंदोलन करती हैं। जनजाति नेता भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के ढांचे के तहत जनजातियों के लिए स्वायत्ता प्रांत अलग राज्य की मांग करते हैं। जयपाल सिंह के नेतृत्व में जनजाति महासभा के रूप में जाना जाने वाला एक जनजाति संगठन में जनजातियों की समूहों की उन्होंने क्या की है, स्पष्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1949 में झारखंड पार्टी के गठन के बाद, क्या 1949 में झारखंड पार्टी के गठन के बाद भारत के मध्य क्षेत्र में जनजातीय राजनीति एक मील का पत्थर साबित हुई। झारखंड पार्टी ने भारत के पहले आम चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भाग लिया। इसने स्वतंत्रता पूर्व झारखंड राज्य को, झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग को जारी रखा। 2002 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद औपनिवेश काल के शुरू हुए आंदोलन का अंत हुआ। यानी जो झारखंड को लेकर बहुत लंबे से मांग, जनजाति जो इलाका भैया उन्होंने मांग किया था झारखंड को अलग बना दो, बोला था भाई बिहार को हमको अलग कर दो, क्योंकि झारखंड जो इलाका जनजाति इलाका ज़्यादा, तो अलग राज्य की मांग अंग्रेजों के समय से कर रहे थे। 2000 में आकर के अटल बिहारी जी ने उनको अलग बनाया। ठीक है, झारखंड को लेकर के अलग राज्य बना था उपनिवेश काल से, बाद में आंदोलन खत्म हुआ। पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक स्वायत्ता के लिए नागाओं की लामबंदी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1918 में नागाओं ने नागा क्लब की स्थापना की, यानी नागा जो नागालैंड के लिए अलग, नागाराज के लिए भी वहाँ पर जिस प्रकार से आंदोलन होते हैं। ठीक है, और बाद में बनता। अगला, स्वतंत्र भारत में बहुत प्रकार के जनजातीय आंदोलन किए हैं। अगला जो आपका पॉइंट है स्वतंत्रोत्तर, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जनजातीय आंदोलन किस प्रकार से हमारे देश में होते हैं और किस प्रकार से, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर्यावरण को लेकर के, पहचान को लेकर के, राजनीतिक स्वायत्ता को लेकर के और संसाधन को लेकर के तथा आत्मसम्मान को तथा विस्थापन को लेकर, भैया जो बांध बन रहा है, जो सड़क बन रहा है, ये जनजाति वाले बहुत आंदोलन करते हैं कि भाई जब तुम सड़क काटोगे, जब जंगल में देखो सुना होगा ना कि बीच में जब जंगल में सड़क बनता है तो आदिवासी आकर के वहाँ पर विरोध करते हैं। जब आदिवासी इलाके में कोई बड़े वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी या पेड़ कटाई तो जनजातीय आंदोलन ज़्यादातर होंगे। यानी जल जंगल जमीन जो है, जल के लिए, जंगल के लिए और जमीन के लिए ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं उन्होंने इस देश में ज़्यादातर आंदोलनों को किया है। ठीक है, या उनकी सभ्यता संस्कृति को अगर कोई खतरा होगा तब आंदोलन वहां पर बड़ा होगा। अलग राज्य की मांग को हमने बात किया, जिस प्रकार से अभी भी जनजातियां जो अलग राज्य की मांग कर रही हैं। ठीक है, स्वतंत्रता काल के प्रमुख मुद्दे क्या रहे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जनजातीय आर्थिक सांस्कृतिक पहचान तथा राजनीतिक स्वायत्ता के लिए आंदोलित रही। ये मुद्दे में अगर देखोगे राजनीतिक लामबंदी है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में जनजातियों ने मुख्य तौर पर सांस्कृतिक पहचान एवं राजनीतिक स्वायत्ता के लिए आंदोलन किया। प्राकृतिक शोषण और शोषण के विरुद्ध अनेक मुद्दे रहे। उत्तर पूर्व के भारत की जनजातीय आंदोलन, अगर उत्तर पूर्व में बात करें जैसे कहाँ कहाँ पर आंदोलन है, पूर्वोत्तर में कौन कौन सा, मिज्जो आंदोलन एक है, मिज्जो विद्रोह जो हुआ था। ठीक है, या नागा विद्रोह, दो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर जिस प्रकार के आंदोलन होते हैं और जिस प्रकार से अलग राज्य की मांग होती है। ठीक है,
क्या क्या विद्रोह, नागा विद्रोह और मिजोरम विद्रोह, जो ये दो विद्रोह आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये की कुछ उदाहरण दिए गए। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 1956 में जिस प्रकार से ये देखो नागालैंड, मिजोरम, क्योंकि जनजातियों ने बहुत प्रकार के आंदोलन, पूर्वोत्तर के जितने राज्य का गठन है वह ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों का जो गठन किया गया स्वतंत्रता पूर्व भारत आज़ादी के बाद किया, तो वहाँ पर जनजातियों ने ज़्यादातर आंदोलन किए, तब जाकर के वहाँ पर किया एक नए राज्य के गठन की मांग, एक नए राज्य का गठन किया गया। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लास्ट में बताई गई हैं। तो ये सारा जितना इंपॉर्टेंट उतना तो मैंने आपको बता दिया। पूर्वोत्तर भारत में किस प्रकार के उन्होंने आंदोलन किया, किस प्रकार की उन्होंने मांग की। देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान इत्यादि में जिस प्रकार की उनकी मांगे रही, तो यहाँ पर कुछ प्रकार के और भी अलग मांगे थी। तो यहाँ पर जैसे आरक्षण की मांग हो या अधिक स्वायत्तता की मांग हो, मध्य प्रदेश में जैसे गोंड, भील जनजाति हैं, उन्होंने किस प्रकार की यहाँ पर मांगी की। तो लगभग यही जितना था लगभग। तो जनजाति क्या है और जनजातियाँ की जो क्षेत्रीय विस्तार है या जनजातियों को लामबंद कैसे किया गया, यही क्वेश्चन आपके क्या रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में जो जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने तो आपको बता दिया। अगर आप किसी को पूछना तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए, ठीक है। हेलो।